दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। इस वीडियो में दोस्तों हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, जो हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थॉर्नडाइक जो थे वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। यह एक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। ये थॉर्नडाइक का सामान्य परिचय, जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है। थॉर्नडाइक है, जिसका नाम बार बार लिया जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया जो अधिगम सिद्धांत है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में दोस्तों कर रहे हैं, उसके देखिए क्या क्या नाम है। इस सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसी को ही कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत के नाम है। थॉर्नडाइक ने जो ये प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया, इसमें उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। दोस्तों इस प्रश्न की भी बार बार चर्चा होती है कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है या अधिगम सिद्धांत दिया, वो किस जानवर पर दिया। तो भूखी बिल्ली यानी बिल्ली पर इन्होंने यह प्रयोग किया। इस प्रयोग में देखो कौन कौन सी बातें वो मुख्य रूप से सामने आती हैं। भूखी बिल्ली का इन्होंने प्रयोग किया और उस भूखी बिल्ली को इन्होंने पिंजरे में बंद किया। पिंजरे में बंद करके बाहर, पिंजरे के बाहर उन्होंने उद्दीपक के रूप में भोजन, और भोजन में उन्होंने मछली का मांस रखा। यानी उद्दीपक क्या था? भोजन था। और भोजन प्राप्ति के लिए वह बिल्ली, क्योंकि उसे वह भोजन दिखाई दे रहा था, उन्होंने इस प्रकार के बॉक्स में उस बिल्ली को रखा और बाहर भोजन रखा। और जैसे ही भोजन रखा तो वह बिल्ली उस भोजन को प्राप्त करने के लिए उछल कूद करती है। और वो जो उछल कूद थी वो उसकी अनुक्रिया थी। बिल्ली की क्या थी? अनुक्रिया थी। उस भोजन को पाने के लिए उसने बार बार प्रयास किए। एक बार, दो बार, बार बार वह करती रही और उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां उसे होती रही। जैसे जैसे वह प्रयास करती है, उसके कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं, और उन त्रुटियों में वह बार बार प्रयास करती है तो उन त्रुटियों में बार बार सुधार होता है। और उन सुधारों में वह उपयुक्त प्रयत्नों के द्वारा जो कर रही है, उनमें वह चुनाव करती है और पुनः प्रयास करती है। यानी वह कुछ न कुछ हर त्रुटि के द्वारा वह सीख रही है। त्रुटि द्वारा बार बार वह सीख रही है। और एक बार ऐसा समय आ जाता है कि दरवाज़ा है वो खुल जाता है, क्योंकि जो चटकनी थी, जो हैंडल था, उसका पैर टिक जाता है, जिसके कारण दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये प्रयोग है वो थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक ने इस अधिगम सिद्धांत में दोस्तों उद्दीपन का होना अनिवार्य बताया है कि अधिगमकर्ता के सामने उद्दीपन होना जरूरी है। जिस प्रकार भूखी बिल्ली के सामने उद्दीपन के रूप में क्या था? भोजन था। और भोजन को वो प्राप्त करने के लिए कोई न कोई क्रिया कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, इधर उधर पाँव मार रही थी, इधर उधर घूम रही थी। तो वह क्या कर रही थी? अनुक्रिया कर रही थी। तो इसी प्रकार अधिगमकर्ता यानी सीखने के लिए जो बालक सीख रहा है, उसके सामने उसका उद्दीपन होना यानी लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया। कौन सा सिद्धांत? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इस प्रयोग द्वारा थॉर्नडाइक ने स्पष्ट कर दिया कि अधिगम कर्ता हेतु उद्दीपन का होना बहुत ही जरूरी है, एवं उद्दीपन के आधार पर कैसा उद्दीपन उसे दिया जा रहा है, कैसा लक्ष्य उसे दिया जा रहा है, उसके आधार पर अनुक्रिया करते हुए व्यक्ति अधिगम करता है। यानी उसके प्रति वैसी ही क्रियाएं होनी चाहिए जिस प्रकार से बिल्ली की अनुक्रियाएं क्या थी कि वह उछल कूद कर रही थी, और उछल कूद करते करते एक समय ऐसा आ गया कि उसका पैर है वो हैंडल पर टिक गया और दरवाजा खुल गया और वो सीख गई। फिर वो बार बार उसी समय जैसे उसके सामने उद्दीपन रखा जाता है और वह हैंडल पर पैर रख देती है, यानी उसने सीख लिया। इस सिद्धांत में उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच उत्तेजनापूर्ण संबंध बन जाते हैं, अतः इसे संबंधवाद तथा संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे ही बंद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बिल्ली उद्दीपन को देखकर, भोजन को देखकर अनुक्रिया करती है। अनुक्रिया क्या थी? उछल कूद थी बिल्ली की। इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी आधार पर कहा जाता है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने
की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, बार बार वह जो क्रिया करता है, इससे वह उसमें एक स्थायित्व आ जाता है, तो क्या एक अनुबंध बन जाता है। इसलिए इसे अनुबंध कहा जाता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो एक बंध बना है, जिससे प्राणी जो सीखा है वो क्या है, अनुबंध। थॉर्नडाइक ने जो ये सिद्धांत दिया दोस्तों, इस सिद्धांत के नियम है और उन नियमों को थॉर्नडाइक ने दो भागों में बांटा, मुख्य नियम और गौण नियम। तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम, कौन कौन से मुख्य नियम दिए जिनकी चर्चा बार बार होती है, और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप मुख्य नियम और गौण नियम और थॉर्नडाइक के इस प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को कभी नहीं भूल पाएंगे। मुख्य नियम देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं। पहला इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन तीनों नियमों को उन्होंने मुख्य नियमों की श्रेणी में रखा। किस प्रकार का दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नियम है वो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल नहीं है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और यहाँ से इन तीनों को तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम मुख्य नियमों में शामिल किया जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के गौण नियम कौन कौन से हैं, जिसमें बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये इन्होंने गौण नियम दिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियमों की चर्चा की है और 5 है वो गौण नियमों की चर्चा की है। कुल मिलाकर उन्होंने 8 नियमों की चर्चा की है। इन नियमों को हम दोस्तों इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है। थॉर्नडाइक के नियम के मुख्य नियम उनकी चर्चा करते हैं। पहला था तत्परता का नियम। तत्परता का नियम देखो क्या होता है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति में तत्पर होना बहुत जरूरी है। बच्चा कुछ तभी सीख पाएगा जब वह तत्पर होगा, यानी तैयार होगा सीखने की, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा होगी, तभी वह व्यक्ति सीख पाएगा। जिस प्रकार देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल को बार बार पूछा जाता है कि किसी भी घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब तक उसके मन में इच्छा नहीं होगी वह पानी नहीं पिएगा, हम उसे लेके जा सकते हैं। इसी प्रकार अधिगमकर्ता के मन में इस प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, और ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में नियम को सिद्ध करता है, वह है तत्परता का नियम। इस नियम का एक उपनियम है और इसे रुचि का नियम भी माना जाता है। अभ्यास का नियम, अधिगम प्रक्रिया में निरंतर अभ्यास का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से रहीम जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यानी अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अधिगम यानी कुछ सीखेंगे और उसका बार बार निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, उस विषय में हम स्थायित्व नहीं बना पाएंगे। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। इस नियम का उपनियम है उपायोग व अनुपयोग का नियम भी इसका उपनियम है। तीसरा मुख्य नियम है प्रभाव का नियम। अधिगम प्रक्रिया में व्यक्ति को सफलता मिले अथवा असफलता, दोनों का ही निश्चित उस पर प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक परिणाम संतोष देता है उसे और नकारात्मक परिणाम उसके मन में असंतोष पैदा कर देता है। इसे संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं। तो ये मुख्य 3 नियम थे, जिसमें तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। अब जो ये थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत में मुख्य बातें क्या क्या थी दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम इसके गौण नियमों की भी चर्चा करेंगे। पहले हम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत के बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयोग में भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद रखा। चित्र के माध्यम से भी हम देख चुके हैं कि थॉर्नडाइक ने पिंजरे में बिल्ली को बंद किया और उसके सामने उद्दीपक के रूप में क्या रखा है, मांस रखा है। और वह बिल्ली जैसे ही मांस को देखती है, मांस किसका था, मांस था मछली का। यह भी हमें ध्यान में रखना है। मछली के मांस को जब वह देखती है तो उसके मन में क्या हो जाता है, उस उद्दीपन को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, और जब इच्छा जागृत होती है तो वह उसे पाने के लिए तत्पर तैयार हो जाती है और उसके लिए अनुक्रियाएं करती है, उछल कूद करती है, इधर उधर दौड़ती है। कहाँ, पिंजरे में ही दौड़ती है। और पिंजरे में एक चटकनी लगा रखी है, हैंडल है, जिस पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचेगी, पैर रखेगी तो दरवाजा खुल जाएगा। और ऐसी क्रिया उसके द्वारा हो जाती है संयोगवश। तो जैसे ही वह क्रिया होती है और हैंडल है पर पैर रखती है और दरवाजा खुल जाता है। तो जैसे ही उसने पैर रखा, उसने थोड़ा सीखा कि मैं यहाँ इधर उधर आई तो दरवाजा खुल गया। जब जैसे ही उसके पास में वापस ऐसी क्रिया की जाती है
मांस रखा जाता है उसके सामने, फिर वो उछल कूद करती है और वो हैंडल पर पैर रख देती है। ऐसी क्रियाएं बार बार थोंडाइक उसके साथ करता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि वह जैसे ही उसके सामने मछली का मांस रखता है और बिल्ली तुरंत उसी प्रभाव से जाकर के और हैंडल को, चटकने को दबा देती है, यानी उस पर पैर रख देती है और दरवाजा खुल जाता है, उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। थोंडाइक के सिद्धांत के उदाहरण के रूप में हम साइकिल संचालन की क्रिया को भी लिया जा सकता है। जैसे सवार बार बार साइकिल से गिरता है, किंतु जब तक वह अभ्यस्त रहता है, बार बार वैसी क्रियाएं करते रहता है, सीखता रहता है, तो वह बिना किसी भूल के साइकिल चलाना सीख जाता है। इसे ही भूल व प्रयत्न द्वारा अधिगम यानी सीखना कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो थोंडाइक द्वारा दिया गया है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है? देखिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बार बार इसमें क्या किया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है, तो मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस सिद्धांत में बालकों में धैर्य, परिश्रम के गुणों का भी विकास होता है। बालकों में परिश्रम के प्रति रुचि भी इस सिद्धांत के द्वारा जागृत होती है। अनुभवों का लाभ छात्र उठा सकते हैं। इस सिद्धांत के गौण नियम जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है, गौण नियम कितने होते हैं? 5। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने कई नई समस्या आने से उसे सुलझाने के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाएं कर हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। क्योंकि हमारे सामने भी जो समस्या आती है तो हम उसे हल करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय ढूंढते हैं। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक उस समस्या का हल वह ढूंढ नहीं लेता है और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती है। इससे उसे क्या मिलता है? संतोष मिलता है कि मैंने अब समस्या को सुलझा लिया है। थोंडाइक का प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है वो इसी गौण नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर? बहु अनुक्रिया के नियम पर। दोस्तों, इस प्रश्न की भी बार बार चर्चा हो चुकी है। दूसरा है मानसिक स्थिति या मनोवर्ती का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो ही वह शीघ्र सीख सकता है। यह थोंडाइक ने माना है और ये हम भी अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार अगर नहीं है तो वह कार्य उसको सीख नहीं सकता है। ये मानसिक स्थिति या मनोवर्ती का नियम सिद्ध करता है। आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न व भूल के आधार पर करता है। बार बार वह क्रियाएं करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। किसके द्वारा? अंतर्दृष्टि के उपयोग के द्वारा। तो यह आंशिक क्रिया का नियम है। समानता का नियम जो गौण नियमों में शामिल किया जाता है। इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाई जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। यानी एक चीज़ से व्यक्ति दूसरी चीज़ें हैं वो सीखता चला जाता है। यह समानता का नियम हमें बताता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति या अन्य सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय के बाद भोजन को ही देखकर लार टपकने लग जाती है। तो यह है साहचर्य परिवर्तन का नियम। पावलोव, इनका सामान्य परिचय है। दोस्तों, इनका पूरा नाम इवान पेत्रोविच पावलोव है। पावलोव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है, इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें अनुबंध का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने जो शोध किया वो पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया। ये दोस्तों इनका सामान्य परिचय है जिसकी बार बार चर्चा होती है। पावलोव ने जो अपना सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के कई नाम हैं, जिसे हम पावलोव भी कहते हैं। बार बार पावलोव या पावलोव कहें, बात एक ही है, एक ही मनोवैज्ञानिक है। इनके जो सिद्धांत के नाम है, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं इसे, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंध का सिद्धांत, उद्दीपन साहचर्य के सिद्धांत। ये प्राचीन अनुबंध सिद्धांत यानी पुरातन अनुबंध सिद्धांत जो पावलोव ने दिया, इस सिद्धांत की ये नाम है। दोस्तों, पावलोव महोदय ने जो ये अपना प्रयोग किया ये कुत्ते पर किया और इस सिद्धांत को एस प्रकार का सिद्धांत भी कहा जाता है जिसकी चर्चा हो रही है। और एस प्रकार का सिद्धांत पावलोव ने दिया, लेकिन आर प्रकार का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो स्किनर ने दिया। ये भी हमें ध्यान रखना
और इस प्रकार का सिद्धांत वो पावलोव ने दिया, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। उन्होंने यह दर्पण कुत्ते के सामने, कुत्ता इस दर्पण के इधर, और ये लार ग्रंथि जो कुत्ते के मुंह से अटैच थी, और यहाँ पर उन्होंने भोजन उसके सामने रखा, और भोजन रखकर उन्होंने जो कुत्ते की प्रतिक्रिया है उसका अध्ययन किया। कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक उन्होंने घंटी बजाई। तो उन्होंने क्या किया कि भोजन जब उसे दे रहे थे तो देने से पहले उन्होंने केवल घंटी बजाई, यानी घंटी वो बजाते हैं। उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, यानी ये क्रिया उस कुत्ते के साथ कई दिनों तक करते हैं। पहले घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, घंटी बजाते हैं, भोजन देते हैं। ये प्रतिक्रिया बार बार जब होती है, और एक समय जब ऐसा आता है कि घंटी बजती है और भोजन नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या लार टपकने लग जाती है, क्योंकि वह समझने लग जाता है कि मुझे जैसे ही घंटी बजती है भोजन मिल जाता है, और घंटी बजते ही उसके मुंह से लार आ जाती है। इसका कारण यह भी है कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया कि उसे क्या मिलने वाला है, उसे भोजन मिलने वाला है। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया के नाम से पुकारा, यानी संबंध सहज क्रिया की इसे संज्ञा दी कि जैसे घंटी बजती है और कुत्ता प्रतिक्रिया जो कर रहा है, उस प्रतिक्रिया को उन्होंने संबंध सहज क्रिया कहा। दोस्तों, पावलोव ने जो ये सिद्धांत दिया, जिसे हम एस प्रकार का सिद्धांत कहते हैं, और आर प्रकार का सिद्धांत किन्होंने दिया था, स्किनर ने दिया। दोनों प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनको ध्यान रखना है। तो ये पावलोव का सिद्धांत है। इस स्लाइड में हम पावलोव के सिद्धांत को पूरी तरीके से समझ जाएंगे, जान लेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। आपने हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को यानी बेल घंटी को आप भी दबा दें। दोस्तों, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? नाम लिया जाता है पावलोव का। दोस्तों, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? नाम लिया जाता है थॉर्नडाइक का। दोस्तों, कबूतर और चूहे पर प्रयोग किसने किया? नाम लिया जाता है स्किनर का। और हम इन सब सिद्धांतों को बारी बारी से पढ़ रहे हैं, और आपने हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत, प्रयास और भूल के सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस सिद्धांत में पावलोव महोदय ने कुत्ते के सामने 3 स्थितियां रखी। पहली, अनुबंध से पूर्व है। इस अनुबंध से पूर्व स्थिति में उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा। क्या रखा? भोजन रखा। और भोजन को जो रखा वो क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है उद्दीपक। उद्दीपक उन्होंने रखा कि किस चीज़ को हम कुत्ते के सामने रखेंगे, कुत्ता प्रतिक्रिया करेगा। तो भोजन प्रतिक्रिया करने का साधन था, उद्दीपक था। उद्दीपक UCS क्या है? UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, भोजन। तो वो प्राकृतिक उद्दीपक है, अनानुबंधित उद्दीपक है, और स्वाभाविक उद्दीपक है। ये भोजन है। जैसे ही भोजन कुत्ते के सामने दर्पण के पास रखा जाता है, दर्पण में से कुत्ता भोजन को देखता है। देखते ही और उसके मुंह से क्या निकलती है? लार निकलती है। कुत्ते के मुंह से क्या निकली? लार निकली। तो क्या देखा उन्होंने? प्राकृतिक उद्दीपक देखा। उद्दीपक को देखते ही उसके मुख से प्राकृतिक अनुक्रिया हुई, जिसे UCR कहा गया। क्या कहा गया? UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या हुआ? उसके मुख से लार निकली। किसे देख करके? प्राकृतिक उद्दीपक को देखकर। जिसे हम भोजन को अनानुबंधित उद्दीपक कह रहे थे, वह क्या? उसको उसे देखकर कौन सी प्रतिक्रिया होती है? अनानुबंधित अनुक्रिया होती है। यानी जो नाम भोजन के हैं वो उद्दीपक है। भोजन क्या है? उद्दीपक है। ये हमें ध्यान में रखना। भोजन क्या है? उद्दीपक है। और लार क्या है? अनुक्रिया। यानी उसे देख करके क्रिया हो रही है। क्या कौन सी क्रिया हो रही है? वह मुख से लार निकाल रहा है, उसको मुख से लार निकल रही है। तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन था। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो रही है? मुख से लार निकल। ये प्रतिक्रिया अनुबंध से पूर्व हो रही थी। जब कुत्ते को भोजन दिया जा रहा था तब ये अनुक्रिया कुत्ता कर रहा था। यानी उसके मुख से जैसे भोजन उसके सामने आता है, उसके मुख से लार निकलनी शुरू हो जाती है। अब अनुबंध के समय देखिए क्या होता है। कुत्ते के सामने बेल यानी घंटी बजाई जाती है। घंटी बजते ही उसे भोजन दिया जाता है, और भोजन देते ही उसके मुख से लार निकलनी शुरू हो जाती है। ये क्रिया अनुबंध के समय पावलोव कुत्ते से कर रहा था।
तो घंटी क्या थी उसमें, CS यानी कंडीशनर स्टिमुलस, यानी यह उद्दीपक वो तक का था कृत्रिम। क्या था, कृत्रिम। प्राकृतिक उद्दीपक की चर्चा हम कर रहे थे। प्राकृतिक उद्दीपक क्या था, भोजन था। लेकिन ये कृत्रिम उद्दीपक है, घंटी बज रही है और घंटी बजते ही उसके मन में, उसके दिमाग में संकेत आ जाता है कि अब मुझे क्या मिलने वाला है, भोजन मिलने वाला है। और ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है, घंटी। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन। दोस्तों ये चीज हमें विशेषकर ध्यान में रखनी है कि कृत्रिम उद्दीपक घंटी है जो CS है, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी है। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन है। और घंटी बजते ही कुत्ते को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। भोजन मिलते ही उसके मुख से क्या आती है, लार आती है, UCR आती है, यानी अनानुबंधित अनुक्रिया होती है। बेल बजी, भोजन मिला, कुत्ते के मुख से लार आई। ये प्रतिक्रिया बार बार दोस्तों होती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि अब अनुबंध के बाद की स्थिति आ जाती है कि पॉलो जैसे ही घंटी बजाता है और घंटी बजाते ही कुत्ता सोचने लग जाता है कि मुझे घंटी बजते ही क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और कुत्ते को उस समय भोजन नहीं मिलता। लेकिन प्रतिक्रिया क्या होती है, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। और इस अनुक्रिया के तहत उसके मुख से लार आती है, यानी UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये प्रतिक्रिया अनुबंध के बाद की स्थिति में होती है। और घंटी बजती है, घंटी को कृत्रिम उद्दीपक कहा गया, अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी को कहा गया। और जो उसके लास्ट वाली स्थिति में कुत्ते के मुख से जो लार आई, उसे अनुकूलित अनुक्रिया, यानी जो क्रिया उसके साथ में हो रही थी, जिसे हम अनानुबंधित अनुक्रिया अभी कह रहे थे, अब वो लास्ट स्थिति में जाकर, अनुबंध के बाद वाली स्थिति में जाकर के क्या बन गई, अनुकूलित अनुक्रिया बन गई, अनुबंधित अनुक्रिया हो गई और स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। कि जैसे ही घंटी बजती है और स्वाभाविक रूप से उसके मुख से अनुक्रिया के रूप में क्या जाती है, लार निकल के आ जाती है। ये प्रयोग पावलोव ने कुत्ते के साथ में किया कि पहले उसे भोजन दिया गया, भोजन देते ही उसके मुख से लार निकलती है, जो प्राकृतिक अनुक्रिया होती है। भोजन प्राकृतिक उद्दीपक होता है। दूसरी स्थिति में अनुबंध के समय घंटी बजती है, घंटी बजते ही उसे भोजन मिलता है, भोजन मिलते ही उसके मुख से लार निकलती है। लेकिन जब ये क्रिया बार बार होती है तो घंटी बजने की स्थिति में से ही कुत्ता जान जाता है कि मुझे क्या घंटी के साथ में ही भोजन मिल रहा है। और एक समय घंटी बजते ही उसके मुख से लार निकलनी शुरू हो जाती है। इस सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते के साथ में पावलोव ने किया। इस सिद्धांत में देखिए दोस्तों, अनुबंध क्या है, जब कोई प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, यानी उद्दीपक उसे मिलता है। इसमें उद्दीपक क्या था, इसमें उद्दीपक था भोजन। भोजन उसे मिलता है और भोजन मिलने के लिए जो वो अनुक्रिया कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हो जाता है उसे अनुबंध या अनुबंधन उसे कहा जाता है। घंटी और भोजन के बीच साहचर्य के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्राव के रूप में जो अनुक्रिया होती है उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन के दैनिक जीवन में दोस्तों क्या उपयोग है, इन उदाहरणों की चर्चा बार बार एग्जाम्स में हुई है दोस्तों। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि प्राचीन अनुबंध सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। आप खाना खाकर अभी अभी तृप्त हुए हैं, यानी अभी भी आपने खाना खाया है, तभी आप देखते हैं कि बगल की मेज पर और एक मिठाई परोसी गई है। जैसे ही आप मिठाई को देखते हैं और आपके मुंह में अपने स्वाद का संकेत देती है कि जैसे हम मिठाई देखते हैं, देखते ही चाहे हमने कितना भी खाना खाया, खाते हमारे मुंह से क्या होती है, लार शुरू हो जाती है। और वो लारी क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, मालिक घोड़े के शरीर के पिछले भाग पर चाबुक मारता है, जिससे वह अगली दो टांगें उठाकर पिछली दो टांगों पर खड़ा हो जाता है। यहाँ चाबुक की मार क्या है, गैर अनुबंधित उद्दीपक है। और पिछली दो टांगों पर खड़ा होना गैर अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर उद्दीपक का कार्य क्या कर रही है, उद्दीपक का कार्य चाबुक कर रही है। और जो दोनों टांगों पर खड़ा हो रहा है वो उस उद्दीपक के कारण क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है। तो ये गैर अनुबंधित अनुक्रिया कही जाएगी। दोस्तों पावलोव के इस पुरातन अनुबंध सिद्धांत के कौन कौन से नियम है, समय नियम, सन्निधता का नियम, तीव्रता का नियम, एक रूपता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, व्यवधान का नियम। दोस्तों ये हमारे लिए इतने मोस्ट नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस टॉपिक में इन चीज़ों को भी क्लियर करना है। थॉर्नडाइक ने जिस प्रकार अपने सिद्धांत में
3 मुख्य नियमों की और 5 गौण नियमों की चर्चा की। इस प्रकार से इनके भी, इस सिद्धांत के ये नियम है। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है? इस सिद्धांत से विद्यार्थियों में भय दूर होता है। कि हमने छोटी कक्षाओं में देखा है कि बच्चे हैं चूहे, कॉकरोच आदि से डर जाते हैं। बच्चों में इस प्रकार का हम अनुबंध बनाते हैं, इस प्रकार के विचारधारा बनाते हैं कि बच्चे हैं, कुछ दिनों के बाद में उनके मन से कॉकरोच, चूहे आदि का जो डर है वो दूर हो जाता है। ये इस सिद्धांत का इसमें प्रयोग है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को विकसित करना, बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाना, जैसे मम्मी, पापा, कमल, गाय इत्यादि जो नाम है वो इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। पशुओं के प्रशिक्षण, जैसे हमने एग्जाम्पल उदाहरण में सीखा कि किस प्रकार से घोड़ा है, उसकी चाबुक मारी जाती है, चाबुक मारते ही वह 2 टांगों पर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार आप सर्कस में देखते हैं कि रिंग मास्टर जो होता है वो पशुओं को चाबुक फटकारता है और साथ में एक बैंड की ध्वनि भी बजाई जाती है। और बैंड की जो ध्वनि बजती है और उस अनुबंध के कारण जो पशु है वो खड़ा होना सीख जाते हैं। तो वो इस प्रकार के जो है प्रशिक्षण है उसके लिए भी ये पुरातन अनुबंध का जो सिद्धांत है वो उपयोगी है। दोस्तों, आप अभी तक भी हमारे YouTube परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने और हमें एक नया मोटिवेशन प्रदान करें।